जिस तरह से भारत के इतिहास में विभिन्न प्रकार के कह सकते विवाद बना हुआ है। हमेशा ये सुनने को मिलता है कि ब्रिटिश ने भारत के लिए क्या किए, मुगलों ने भारत के लिए क्या किए। यह देखा जाए तो अनेक जो इतिहास के विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, चाहे वह भारत के स्कॉलर्स हों, चाहे वो ब्रिटिश सरकार के स्कॉलर्स हों, या हम कह सकते हैं उस समय के जो रिसर्चर्स हों, ये सारे में कहीं ना कहीं देखने को एक बहुत बड़ी विभिन्नताएं देखने को मिलता है, विवाद देखने को मिलता है। क्योंकि अंग्रेज शासन ने भारत को क्या दिया, मुगल ने भारत को क्या दिया, इस टॉपिक को लेकर के भारतीय विद्वान, विदेशों के विद्वान इसमें मतभेद देखने को मिलता है। तो आज के जो हम एपिसोड है, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि भारत की जो आज का वर्तमान की जो हमारा इतिहास है, या भारत में जो अभी हमारी सामने दिख रही है। तो यदि ब्रिटिश सरकार की बात करें, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, या उससे पहले मुगलों की बात करें, तो जो भी वर्तमान में हमारे पास विरासत है, क्या इस विरासत को सहेजने का या इस विरासत को सुरक्षित रखने का क्या केवल ब्रिटिशर को ही इस तरह के कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, योगदान है, या मुगलों का भी इस पे योगदान जाता है। हाँ, ये इस बात को हम कतई नकार नहीं सकते कि मुगलों के द्वारा अभी का जो हमारे पास विरासत है, कहीं ना कहीं उस समय के मुगल के द्वारा भी बहुत सारी चीज बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान की चाहे हम अनेकों प्रकार की, चाहे शिक्षा नीति की बात करें, चिकित्सा नीति, या हम आधुनिकीकरण, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एस्पेक्ट्स हमारे सामने आए हुए हैं, ये सारी चीजों पे एक तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा यानी ब्रिटिशर्सों के द्वारा एक बहुत हमें योगदान दिया गया है। इस आधार पर यदि देखा जाए तो अभी हम वर्तमान की बात करें तो जो भारत में यूनिटी है, यानी एकता जिसको आप बोलते हैं, हमारे जो नेशनल इमोशंस हैं, या डिटरमाइंड जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, या मॉडर्न हम एजुकेशन की बात करें, पीस यानी शांति की बात करें, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास सिस्टमेटिक कर सकते हैं फैक्टर्स हैं। तथा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ यानी कानून के जो शासन होती है, या मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, ये सारे जो हमारे पास प्रोस्पेक्टिव्स दिए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इसके लिए हम अंग्रेज सरकार को, अंग्रेजों को इस शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी जरूर हम मानते हैं। इस रिफरेंस में यदि देखा जाए तो भारतीय विद्वान का कथन है कि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से भारत का आर्थिक दृष्टि से शोषण किया। हमारे यहाँ के जो हैंडक्राफ्ट थे, यानी कह सकते हैं हथकरघा उद्योग था, जो एमएसएमई थे, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो थे, ये सारे को कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसे नष्ट किया, या कह सकते हैं इसको डिमोलिश करने का काम किया। साथ ही साथ औद्योगिकरण, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई, तो भारत के विद्वानों का कहना है कि जब औद्योगिकरण इंग्लैंड में शुरू हुआ और उसके बाद वो भारत में जब कॉलोनियल पीरियड में आए, तो कहीं ना कहीं भारत का जो एमएसएमई था, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो थी, इसको अंग्रेजों के द्वारा भारतीय औद्योगिकरण को बाधा डाली गई, या उसको डिमोलिश करने का एक प्रयत्न यानी प्रयास किया गया। आप रीजनल लेवल पे देखिएगा, कम्युनल जो हमारा इमोशन था, उसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। भारत के विभाजन के लिए सबसे बड़ा ब्रिटिश को दोषी माना भी जाता है, इसके लिए उत्तरदायी भी माना जाता है। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो यहाँ उद्देश्य यानी जो पर्पस होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो आधुनिक भारत के प्रासंगिकता को देखा जाए तो उसके विषय वस्तु को कहीं ना कहीं उसके दृष्टिकोण को देखा जाए तो उसके लिए बहुत उपयोगिता देती है अभी वर्तमान के जो हमारे पास हैं, जो हमारे सिस्टम मॉडर्न होते जा रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शासन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो उनकी अचीवमेंट यानी जो उपलब्धि हुए, उसके आधार पर भी हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो भारत की जो हमारा धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, भारत में जो हमारा संवैधानिक डेवलपमेंट हुए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुए, या हम कह सकते हैं इंडिया की जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी इतने इफेक्टिव हुए, या लोकल गवर्नेंस की बात करें, हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, या फॉरेन अफेयर्स की बात करें, या आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास जो न्यूज पेपर्स हैं उसकी हम बात करें, या एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, या हमारे इंडिया का क्या कह सकते हैं विरासत है, ये सारी चीजों पे यदि अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं ये सारे चीजों में, चाहे वो हमारा सोशल हो, चाहे वो हमारा रीजनल हो, ये सारे मूवमेंट में जो एक बहुत बड़े डेवलपमेंट को देखने को मिला, या एक रिफॉर्म को देखने को मिला।
ये सारे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को इसका उत्तरदायित्व या कह सकते हैं इसकी कंट्रीब्यूशन उसको जरूर जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ और ब्रिटिश शासन का भारत की आर्थिक नीति पर जिस तरह से उन्होंने प्रभाव डाला, ये सारे प्रभाव या कह सकते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करें तो कहीं नहीं कम कर सकते हैं कि भारत में उस समय कि जो भारतीय जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो बहुत ज्यादा ओत-प्रोत नहीं थे कि हमारे देश की आजादी कैसे होनी चाहिए, हमारी क्या राइट्स होते हैं, क्या हमारे अथॉरिटीज हैं, हम कैसे डिप्राइव्ड हो रहे हैं। ये सारे चीजों को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक विवाद चला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आंदोलन चले, रूस के में हमने देखा क्रांति, फिर आप देख सकते हैं दास प्रथा हुए, इटली में आपने मुसोलिनी को देखा। तो इस तरह से जब विश्व स्तर पर अनेकों अनेक प्रकार के पॉलिटिकल जब रिफॉर्म हो रहे थे तो उस रिफॉर्म से कहीं ना कहीं भारतीयों को भी इस रिफॉर्म में एक कह सकते एनर्जी मिलने का उनको एक प्रयास किया गया। तो हम भारत में यदि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की बात करें तो हम सबसे पहले एजुकेशन से ही बात करेंगे और यहाँ से ब्रिटिश के द्वारा जो हमारे कंट्रीब्यूशन उसमें दिया जाता है उसमें हम बात करेंगे। छोटे छोटे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मुगल और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को क्या अचीवमेंट दिया गया, क्या कंट्रीब्यूट किया गया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इस पे हम बात करेंगे। तो यदि आप एंशिएंट समय से देखते हैं तो भारत विश्व भर में शिक्षा का एक प्राइम कह सकते हैं एक लोकेशन रहा, यानी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र यानी सेंटर पॉइंट के रूप में भारत रहा। जैसे भारत में आप देख सकते हैं तक्षशिला था, नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी, कांची या विक्रमशिला, इस तरह के विभिन्न प्रकार के हमारे पास विश्वविद्यालय थे। उसमें आप सभी को पता ही होगा नालंदा विश्वविद्यालय है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इस पे किस तरह से मुगलों ने प्रहार किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस चीजों को जिस तरह से उन्होंने डिमोलिश करने के लिए मुगलों ने किया, क्योंकि किसी भी देश की जो एक कह सकते हैं बैकबोन जो होता है वह बैकबोन हमारा होता है एजुकेशन। और पहले ही हमारे एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट थी, इंस्टीट्यूशन जो थी, उसको कहीं ना कहीं मुगलों ने डिमोलिश करने की कोशिश किया। तो इसका निगेटिव कर सकते हैं, इसका जो उत्तरदायित्व होती है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट अप्रोच और अप्रोच रूप से कहीं ना कहीं अंग्रेजों पर मुगलों पर ये चला जाता है। तो इस तरह से भारत में विभिन्न क्षेत्रों से आते थे स्टूडेंट, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, कांची विश्वविद्यालय जो थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो थी, वहां पर छात्र आते थे, यहाँ पर रहते थे, पढ़ते थे। और जब आप मध्यकाल की ओर जाइएगा तो मध्यकाल में आप देखेंगे कि जौनपुर और अजमेर, ये दो ऐसे जो क्षेत्र हुए, यहाँ पर भी विश्व विख्यात शिक्षा के केंद्र रहे थे और विश्व के वहां पर भी स्टूडेंट आया करते। लेकिन आप धीरे धीरे आप बढ़िएगा तो 18वीं जो शताब्दी होती है, तो 18वीं शताब्दी में देश की जो पॉलिटिक्स था वह कहीं न कहीं उथल पुथल हो रहे थे। और उथल पुथल होने से हिंदू और मुस्लिम ये दोनों के जो शिक्षा केंद्र थे वह लुप्त होने के कगार पर आना शुरू हो गया। इज इट ओके? तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा हायर एजुकेशन था, तो हायर एजुकेशन का हम कह सकते हैं कोई भी बड़ा केंद्र उस समय तक नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ 18वीं शताब्दी का। और प्रारंभिक शिक्षा जो थी मदरसों या अनेक प्रकार के जो हमारे पास स्कूल्स हैं उसमें दी जाती थी। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं जो हमारा इनिशियल या कह सकते हैं बिगनिंग या कह सकते हैं प्राइमरी जो एजुकेशन थी, तो उसमें हम प्राइमरी स्टेज की यदि बात करें तो प्राइमरी यानी प्रारंभिक शासनकाल जो 1765 ईस्वी से कंपनी के शुरू होती है, तो उस समय तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा की ओर उसका किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1765 की हम बात कर रहे हैं, तो जब उसको हम कह सकते हैं जब उसे दीवान का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस समय की महारानी को, जब विक्टोरिया को इस तरह के अधिकार मिल गए, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, तो उस समय तक उन्होंने शिक्षा पर किसी भी प्रकार का एक पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स कहा जाता है उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स को नहीं लिया। लेकिन अब आगे हम बढ़ करके यदि स्टेज बाय स्टेज देखते हैं, इस यदि आप एक एक इश्यूज को यदि स्टडी करें तो ये प्राप्त होता है कि भारत में सबसे पहला गवर्नर जनरल जो मिला वो वारेन हेस्टिंग्स ने मिला। और वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय जो नॉलेज या भारतीय जो विद्या यानी एजुकेशन था उसको उन्होंने इनकरेज करने के लिए या कह सकते हैं प्रोत्साहित करने के लिए 1781 यानी 1781 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स जो प्रथम गवर्नर जनरल था उन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा का इस्टेब्लिशमेंट करता है जिसमें फारसी और अरबी एक ये दोनों सब्जेक्ट का अध्ययन होता है, ये दोनों भाषाओं का अध्ययन होता था। फिर आप देख सकते हैं कि 21 फरवरी 1784 ईस्वी को, मतलब 1784 का मतलब हम कह सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जब भारत में बन चुकी थी, ठीक है। तो 21 फरवरी 1784 ईस्वी को वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पत्र में
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जब उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया, तो इस रेफरेंस या इस स्टेटमेंट की ओर यदि आप आकर्षित किए जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण भारत के सभी प्रमुख नगरों में उन्होंने विद्यालय, धन, जन जो होते हैं और भवन यानी बिल्डिंग से जो अभावग्रस्त थे उनको उन्होंने कहा कि हम इसको रिबिल्ड करेंगे, या कह सकते हैं हम इसको रीजनरेट करेंगे। तो यह जो था 1781 में या 1784 का जब वारेन हेस्टिंग्स के समय में पिट्स इंडिया एक्ट आया और उस समय कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स का कंसेप्ट आई, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अनेकों अनेक प्रकार की चीजों को मतलब फिर से हम पुनः स्थापित करने की कोशिश करें। इस सेंस में आप देख सकते हैं कि 1784 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा, या कह सकते हैं अंग्रेज विद्वान विलियम जोन्स के आपने नाम सुना होगा, तो 1784 में एक अंग्रेज स्कॉलर विलियम जोन्स, उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उन्होंने स्टेब्लिश कर देता है, स्थापना कर देता है। उसके बाद विलियम जोन्स जो इस सोसाइटी के खुद कह सकते हैं अध्यक्ष था, इस संस्था द्वारा उन्होंने कुछ प्रकाशित करते हैं जैसे एशियाटिक रिसर्चेस, उन्होंने इसको प्रकाशन शुरू करता है। इस प्रकाशन में भारत के अतीत पर, यानी भारत के जो हमारा पुराना जो अतीत था, जो हमारे इतिहास थी, उस पर कहीं ना कहीं वो प्रकाश डालने की कोशिश करता है, यानी उस पर आप कह सकते इफेक्ट डालने की कोशिश करता है। इसके बाद में हितोपदेश के आपने नाम सुना होगा, लेकिन इससे पहले के यदि इतिहास को देखा जाए तो इस सोसाइटी ने विल्किंसन के द्वारा 1784 में 1784 में भगवत गीता, जो हमारे भारत का हिंदुओं का ये सबसे कह सकते हैं धर्म ग्रंथ है, तो 1784 ईस्वी में विल्किंसन जो है इस सोसाइटी के तहत सबसे पहले भगवत गीता को उन्होंने ट्रांसलेट किया, मतलब अपनी अंग्रेजी में उन्होंने ट्रांसलेट करने की कोशिश किया। उसके बाद हितोपदेश 1787 में 1787 में उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी ट्रांसलेट किया। विलियम जोन्स खुद कहा जाता है कि 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में अभिज्ञान जो शाकुंतलम, जो कालिदास द्वारा रचित कर सकते जो ग्रंथ थी, उसको उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया 1789 में, खुद विलियम जोन्स ने किया। उसके बाद यदि आप देखिएगा तो फिर गीत गोविंद जो जयदेव जी के द्वारा लिखा हुआ था, तो गीत गोविंद को उन्होंने 1792 में 1792 में यदि आप देखते हैं तो उसको भी उन्होंने ट्रांसलेट करवा देता है। उसके बाद आप देखिएगा कि मनु स्मृति, जिसको कहा जाता है अ कोड ऑफ हिंदू लॉ, यानी हिंदू लॉ का अनेक प्रकार के जो कानून है, कोड है, वो कहीं न कहीं मनु स्मृति में देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि 1794 ईस्वी में जो मनु स्मृति जो थी उसको ट्रांसलेट कर दी गई, और ट्रांसलेट करके उसका नाम दे दिया गया अ कोड ऑफ हिंदू लॉ, और 1794 में इसको प्रकाशित कर दिया जाता है, यानी पब्लिश कर दी जाती है। अब सोचने वाली बात है कि 1794 की हम बात किया, लेकिन इससे थोड़ा सा हम पीछे इतिहास की ओर ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 1791 में यानी 1791 ईस्वी में बनारस के उस समय के जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, जिनका नाम था जोनाथन डंकन, आई थिंक आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जिनका नाम था जोनाथन डंकन, उनके एफर्ट या कह सकते उनके ट्राई यानी उनके प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज को खोल दिया जाता है। और उसका मुख्य रूप से जो ऑब्जेक्टिव थे यानी जो उसका उद्देश्य था वह था कि हिंदुओं के धर्म, यानी हिंदू जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा लिटरेचर है, यानी हिंदुओं का जो लिटरेचर यानी साहित्य है, तथा जो हमारे लॉ है, इसका अध्ययन तथा इसका और स्प्रेड करना यानी प्रसार करना, इनका एक मुख्य रूप से मुद्दा था। यह मुद्दा किनकी थी, या इनका ये उद्देश्य किसका था, जोनाथन डंकन जी का, जिन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज सबसे पहले खोलने की कोशिश किया। अब सोचने वाली बात है कि 1800 ईस्वी में जब लॉर्ड वेलेस्ली 1800 ईस्वी में जो लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारी, यानी कह सकते हैं उस समय जो आईसीएस एग्जाम हुआ करता था, है ना, इंडियन सिविल सर्विस, उसके शिक्षा के लिए उन्होंने कलकत्ता में मुख्य रूप से फोर्ट विलियम कॉलेज की उन्होंने स्थापना कर देता है। 1800 ईस्वी में शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना जो किया जाता है वह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया जाता है। और इस कॉलेज में आपको पता होनी चाहिए अंग्रेजी, हिंदुस्तानी कोर्स और हिंदुस्तानी ग्रामर और कुछ अन्य प्रकार की किताबों को वहां पर पब्लिश कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं, और कारणों से क्या होता है कि 1802 में 1802 ईस्वी में फाइनली उसको क्या किया जाता है, बंद कर दी जाती है, या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है।
और इसके स्थान पर हमने देखा कि 1806 ईस्वी में 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में एक ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी जाती है, एक ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट कर दिया जाता है। और इसको अंततः हम कह सकते हैं ऑफिशियली जो है सबसे पहले 1830 में यानी 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में इसको इसके लिए एक अलग से प्रावधान किया गया, एक प्रोविजन लाई गई कि इसको आगे बढ़ाने के लिए तथा शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए सालाना 1 लाख रुपया भारत में एजुकेशन डेवलपमेंट या कह सकते एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए उसको अलग से हम फंडिंग करेंगे। तो ये सारे जो विचारधारा, ये सारे जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए कुछ अलग अलग फॉर्म करेंगे और 1813 के एक्ट के आधार पर उन्होंने 1 लाख रुपया भारत के लिए प्रत्येक साल अपने फंडिंग में लाया कि नहीं, यहाँ का एजुकेशन को हम स्प्रेड करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उसके लिए 1 लाख रुपया का फंडिंग होगा। इज इट ओके? अब इस आधार पर हम कह सकते हैं भारत का में जो भारत के अपने लिटरेचर था उसको रीजनरेट करने की कोशिश की गई, उसको डेवलप यानी प्रोग्रेस करने की कोशिश की गई, तथा जो हमारे पास लोकल जो स्कॉलर्स थे यानी जो विद्वान लोग थे उनको भी आप कह सकते हैं इनकरेज करने के लिए, है ना, गवर्नमेंट ने अलग से खर्च का निर्धारण किया कि नहीं, उनको भी यदि किसी चीज में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यदि वो किसी लिटरेचर को और डेवलप करना चाहते हैं तो उनको इस तरह से हम फंडिंग मुहैया कराएंगे। आपको पता होगा कि 1813 के जो एक्ट थी उस एक्ट में ही सबसे पहले क्रिश्चियन को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें अप्रूवल दे दिया गया था, या कह सकते हैं उनको आजादी मिल गई थी। और इस आधार पर हम कह सकते हैं ईसाई जो मिशनरीज लोग थे उन्होंने भी भारत में आए और अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में ईसाई धर्म का हम प्रचार प्रसार करेंगे और उनका करना ही मेन मकसद था। लेकिन क्या हुआ कि प्रारंभ में कह सकते हैं जब इनिशियल स्टेज आती है तो ईसाई जो मिशनरीज लोग थे उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी भाषा का ही अपना माध्यम बनाया और इंग्लिश माध्यम में ही लोगों को प्रचार प्रसार ईसाई के करना शुरू किए। लेकिन क्या हुआ कि शीघ्र ही मतलब बहुत जल्दी उनको ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से उनकी एफर्ट चल रही थी उस तरह से एफर्ट्स के आधार पर कहीं ना कहीं जो कन्वर्टिंग हो रहा था हिंदुओं का जो ईसाई की ओर या मुस्लिम को ईसाई की ओर जो कन्वर्ट होने की बात हो रही थी वह बहुत अच्छा उनको कह सकते हैं एक फ्रूटफुल रिजल्ट उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इज इट ओके? तो अब करें तो क्या करें? तो ये चीज जो था क्रिश्चियन लोगों को और क्रिश्चियन के जो मिशनरीज थे उनको ये बात महसूस हो जाता है। और जैसे उनको ये बात महसूस होता है उसके बाद भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय भाषाओं का उन्होंने सबसे पहले एक डिक्शनरी तैयार किया कि यहाँ की यदि लोकल भाषा में हम यदि इस चीजों को तैयार करेंगे तो यहाँ के जो आम जनता है ना, चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, वो सारे लोग इसको बहुत आराम से इसको समझेंगे, कोई पढ़ के भी सुनेगा तो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि इंडियन लैंग्वेज में ही सबसे पहले उन्होंने उस चीजों को या कह सकते हैं एक डिक्शनरी उन्होंने स्टार्ट किया। और आगे जाकर के हमने देखा कि बाइबल का भी उन्होंने उसी भाषा में, एक लोकल भाषा में, भारतीय भाषा में उन्होंने उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है। तो शिक्षा के जो स्प्रेड हो रहे थे यानी प्रसार हो रहे थे, इसके लिए कहीं ना कहीं ईसाई जो मिशनरीज जो थे उन्होंने बंगाल और मद्रास ये दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो उन्होंने प्रयास किया। और आपको मैं बता दूं कि बंगाल के जो श्रीरामपुर जो जगह है, तो श्रीरामपुर बंगाल का जो जगह है उसको ईसाई के जो मिशनरी लोग थे उन्होंने अपना सबसे बड़ा केंद्र को बनाया। और बंगाल के डॉक्टर उस समय जो थे विलियम कैरी और एक थे विलियम लोवार्ड और तथा जोशुआ मार्समैन, ये सारे जो तीनों लोग थे ये श्रीरामपुर डच बस्ती निवासी बन गए। ठीक है, यानी सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि वहां पर जो डच बस्ती था उसको उन्होंने निवास जो स्थान थी उसमें इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। कारण कि जब तक कोशिश नहीं करते तब तक जो इनकी कह सकते जो मोनोपोली थी उस मोनोपोली को ये करने में कहीं ना कहीं असक्षम हो रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि श्रीरामपुर त्रयी मिशनरी 1799 में यानी 1799 ईस्वी में वहां पर एक अस्तित्व में आती है। या श्रीरामपुर में कह सके त्रयी मिशनरीज का स्थापना कर दी जाती है इनके द्वारा। 1818 ईस्वी का आप यदि डेटा देखेंगे, हिस्ट्री को देखिएगा, तो 1818 ईस्वी में श्रीरामपुर में ही एक बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना किया जाता है। 1818 में श्रीरामपुर में बैप्टिस्ट मिशनरी या मिशन कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है। फिर देखिएगा कि 1818 ईस्वी में पहला जो बिशप जिसको हम लोग बोलते हैं पादरी, ठीक है,
तो 1818 ईस्वी में सबसे पहला बिशप यानी पादरी रेवरेंड मिडल्टन ने कलकत्ता में एक मिशनरी कॉलेज भी खोल देता है, और जो विशेष कॉलेज के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसकी जो एजुकेशनल सिस्टम थी या उसकी जो एजुकेशन को प्रचार प्रसार करने की प्रक्रियाएं थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। तो जिसके कारण कह सकते हैं कि यह लोगों के बीच में एक ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में कह सकते हैं प्रसारित होने लगता है। लेकिन इसका इतिहास से थोड़ा सा पीछे एक बार और चलते हैं, तो आप देख सकते हैं 1796 के जो इतिहास आता है 1796 में, तो इसके बाद आप देखिएगा कि दक्षिण भारत में एक डेनमार्क मिशनरी जो जिगेन वेल्स और फ्यूल्सा ने उन्होंने क्या किया कि जो हमारे एजुकेशनल तथा मिशनरी जो कार्य होते हैं उनको उन हाथों में संभालने के लिए दे दी गई कि आप इस चीजों को कंट्रोल कीजिए और इसको प्रचार प्रसार कीजिए। इस आधार पे 1813 ईस्वी से पहले की यदि बात करूं तो कंपनी के शासन में जो मिशनरीज थे उनको अधिक तो सहयोग नहीं मिल पाया, लेकिन 1813 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट आ गए और उसके बाद अनेक मिशनरी जिस तरह से एक्टिव हो गए, जैसे आप कह सकते हैं जनरल बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी बना, आप कह सकते हैं लंदन मिशनरी सोसाइटी बना, चर्च मिशनरी सोसाइटी बने, स्कॉच मिशनरी एंड बेसलियन मिशनरीज, इस तरह के बहुत सारे सोसाइटी का गठन हुआ, बहुत सारे इस तरह के मिशनरीज का गठन हुए। और इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी को ही अपना मीडियम माना, और अंग्रेजी मीडियम को मानते हुए जो मिडिल क्लास का जो एजुकेशन होता है या कॉलेज की जो एजुकेशन होती है उसको इन्होंने जोर दिया कि हम इसको अंग्रेजी में ही आगे बढ़ाएंगे, अंग्रेजी में पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि जिस तरह से भारत का रिनेसा का जो अग्रदूत, रिनेसा का मतलब होता है नवजागरण या पुनर्जागरण आप कह सकते हैं, तो भारतीय जो हमारा सोसाइटी थी, इंडियन जो हमारी सोसाइटी थी, और इंडियन सोसाइटी के जो रिनेसा के जो एक जनरेटर कह सकते हैं, एक एडवोकेट कह सकते हैं, वो नाम आता है राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जी ने अंग्रेजी शिक्षा का जो था उन्होंने का पक्ष लिया कि नहीं नहीं अंग्रेजी शिक्षा आगे बढ़नी चाहिए, है ना। और कलकत्ता के सूरीपाड़ा, एक कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम है सूरीपाड़ा, आई थिंक आपने नाम भी सुना होगा, नहीं तो इसको आप नेट से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कलकत्ता के जो सूरीपाड़ा था, तो वहां की जो हिस्ट्री आती है, तो सूरीपाड़ा में क्या हुआ कि एक स्कूल की स्थापना कर दी जाती है, और आई थिंक 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में कलकत्ता के उस समय के वायसराय और उन वायसराय के नाम के आधार पर जो क्षेत्रों का आप कह सकते हैं नाम दिया गया, तो उस क्षेत्र का कलकत्ता का नाम दिया गया कॉर्नवालिस स्क्वायर। तो जो कॉर्नवालिस स्क्वायर था ठीक उसके नजदीक कह सकते हैं एंग्लो हिंदी कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है, जो बाद में आप कहिएंगे इंडियन एकेडमी के नाम से प्रख्यात हुआ या कह सकते हैं फेमस हुआ। राजा राम मोहन राय जी ने 1823 ईस्वी में इनफैक्ट को उन्होंने एक पत्र लिखा, और उस पत्र लिख करके उन्होंने कहा कि संस्कृत के बजाय, मतलब संस्कृत तो है ही, मतलब संस्कृत के स्थान पर आप करो वैज्ञानिक शिक्षा पर उन्होंने जोर देने के लिए बात कही। मतलब कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक जो नॉलेज होता है, साइंटिफिक जो स्टडी होता है, उन्होंने कहा कि बल्कि आप संस्कृत को अभी रोक सकते हैं और इसके स्थान पर आप क्या कीजिए कि आप मुख्य रूप से साइंटिफिक नॉलेज को आप या साइंटिफिक शिक्षा को आप इसको आगे बढ़ाइए। इसके बाद होता है 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से क्या होता है कि हिंदू कॉलेज को वहां पर स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, और जिसमें आप कह सकते हैं अंग्रेजी माध्यम के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। जो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुआ, वहां का पूरा एजुकेशनल जो सिस्टम थी, चाहे आप कह सकते हैं टीचर को पढ़ाने की प्रक्रिया, स्टूडेंट को पढ़ने की, ये सारे जो माहौल क्रिएट किए गए वो पूरा का पूरा इंग्लिश माध्यम में किया गया। विजिट ओके। और इसके बाद कह सकते हैं विज्ञानी, मतलब कह सकते हैं साइंस या कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज, ये सारे की पढ़ाई भी धीरे धीरे वहां पर स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय और ये जो विश्वविद्यालय नहीं कर सकते, जो स्कूल थी, ठीक है, तो इस स्कूल का जो मैनेजमेंट कमिटी थी या मैनेजमेंट जो था वह जो था कंप्लीटली उस समय के ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके हाथों में सौंप दिया गया। 1854 में 1854 में इसको जो था महाकॉलेज यानी कह सकते हैं इसको कॉलेज का दर्जा दे दी जाती है। और देने के बाद डेविड हेयर जो शिक्षा को लेकर के एक जो डेमोक्रेटिक जो कंसेप्ट होता है जिसपे वो सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे कि धर्मनिरपेक्षता को अधिक हमें बढ़ाना है,
डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाना है, इस चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं डेविड हेयर ने इसमें आगे बढ़े और इसको लेकर के उन्होंने क्या किया कि इसमें महत्व भी बहुत ज्यादा कर सकते, फोकस भी किया। उसके बाद संस्कृत या फारसी में पढ़ाई के स्थान पर वहां पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो था, एजुकेशनल जो फॉर्म चल रहे थे, वे सारे फॉर्म को कहीं ना कहीं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इज इट ओके? तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय के तथा ईस्ट इंडिया कंपनी और कुछ उस समय के जो बुद्धिजीवी थे, ये सारे की कोलाबोरेशन से हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, उस समय के वायसराय जनरल, ये सारे ने शिक्षा पे बहुत बड़ा काम करना शुरू किया है। अब हम अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे एजुकेशन को और कैसे कैसे बढ़ाए गए, कैसे सेंट्रल कमेटी आया, बहुत सारे शिक्षा पे जितने भी प्रकार के कमेटी गठित किए गए, वे सारे कमेटी क्या थे, कैसे बने, वे सारी चीजों को हम अगले एपिसोड में फिर से बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।